उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। किंग ने यकलख्त पुश्त पर मौजूद हाथ आगे की तरफ उठाते हुए कहा। उसके हाथ में साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल मौजूद था, जिसकी नाल का रुख उसने इस लड़की की तरफ कर दिया था। लड़की का चेहरा यकलख्त हल्दी की तरह सर्द पड़ गया। जल्दी करो वरना गोली से खोपड़ी उड़ा दूंगा, किंग ने गुर्राते हुए कहा। तो लड़की ने कांपते हुए हाथों से सामने रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। खबरदार, अगर उसे शक पड़ा या वो यहाँ फौरन ना आया तो बुलाओ उसे फौरन, किंग ने कहा। हेलो, प्रेमी बोल रही हूँ, लड़की ने अपने लहजे को ज़बरदस्ती संभालते हुए कहा। डॉक्टर साहब से मेरी बात कराओ जल्दी, प्रेमी ने दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद कहा। डॉक्टर साहब, मैं प्रेमी बोल रही हूँ, आप फ़ौरन अपने ऑफिस आ जाएं। दारुल हुकूमत से खसूसी कॉल है, इमरजेंसी कॉल, जल्दी आ जाएं, प्रेमी ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। डॉक्टर साहब आ रहे हैं मगर, प्रेमी ने कहा। लेकिन उससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता, किंग ने दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर रखा और लड़की के हलक से घुटी घुटी चीख निकली। उसके साथ ही उसका जिस्म फिजा में उड़ता चला गया। वो बुरी तरह तड़प रही थी, लेकिन किंग ने हाथ को मखसूस अंदाज में झटका दिया तो उसका जिस्म एक बार जोरदार अंदाज में फड़का और फिर साकित होकर झूलने लगा। किंग ने उसी कुर्सी के उकब में कालीन पर फेंक दिया और फिर वो स्टार्क के साथ दफ्तर के दरवाजे की साइड पर रुककर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद बाहर से कदमों की आवाज़ उभरी और फिर एक अधीर उम्र आदमी तेजी से अंदर दाखिल हुआ ही था कि किंग यकलख्त इस पर झपटा और दूसरे लम्हे आने वाले इसके चौड़े चकले सीने से लगा हुआ था। किंग का एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द था। तुम डॉक्टर अमरनाथ हो, बोलो, किंग ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू को हल्का सा झटका देते हुए कहा। हाँ, मैं डॉक्टर अमरनाथ हूँ मगर, डॉक्टर ने घुटी घुटी आवाज में कहा। तो किंग ने उसे आगे की तरफ धकेल दिया। डॉक्टर जल्दी से अपनी गर्दन मसलते हुए मुड़ा तो किंग और स्टार्क दोनों ने उसकी तरफ साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल उठा दिए और डॉक्टर अमरनाथ की आंखें खौफ से फैलती चली गई। तुम्हारी प्रेमी की लाश उसकी कुर्सी के पीछे कालीन पर पड़ी हुई है और गेट से बाहर मौजूद तमाम गार्ड्स की लाशें खाई पे पहुंच चुकी हैं और तुम्हारा भी यही हशर हो सकता है। दूसरी सूरत में अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें हमारे साथ तामुन करना होगा, किंग ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, जबकि स्टार्क तेजी से मुड़कर एक बार फिर दरवाजे की साइड पर हो गया। तुम कौन हो, क्या चाहते हो, कैसा तामुन, डॉक्टर अमरनाथ ने हैरत और खौफ के मिले जुले लहजे में कहा। हमें डॉक्टर यूनुस और उसका फार्मूला चाहिए, बोलो तामुन करते हो या तुम्हें गोली मारकर हम आगे चले, किंग ने कहा। डॉक्टर यूनुस, वो कौन है, इस लेबॉर्ट्री में तो कोई मुसलमान डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर अमरनाथ ने होंठ चबाते हुए कहा। बकवास मत करो, अगर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो तुम समेत तुम्हारे इस लेबॉर्ट्री के हर आदमी को गोलियों से उड़ा सकते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट देता हूँ, बोलो वरना मैं गोली चला दूंगा, किंग ने घुर्राते हुए कहा। डॉक्टर खान तो यहाँ था लेकिन वो तो आज सुबह चला गया, फौज के अफसर उसे ले गए हैं, डॉक्टर अमरनाथ ने कहा। फिर तुम भी छुट्टी करो, किंग ने कहा और होंठ भींच लिए। इसके चेहरे और आंखों में सफाकी के तासुरात उभर आए थे। रुक जाओ, मुझे मत मारो, रुक जाओ, डॉक्टर अमरनाथ ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। तुम्हारी इस लेबॉर्ट्री में कितने आदमी हैं, किंग ने पूछा। बहुत से हैं, 20-22 के करीब है। सुनो, मैं सच कह रहा हूँ कि डॉक्टर खान चला गया है, डॉक्टर अमरनाथ ने कहा। देखो डॉक्टर, हमें मालूम है कि डॉक्टर खान यहाँ छुपा हुआ है और बाहर फौज मौजूद है। अगर डॉक्टर खान चला गया होता तो फौज की निगरानी करने की कोई ज़रूरत ना होती, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, बोलो वरना, किंग ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम यकीन करो, डॉक्टर अमरनाथ ने कहा। लेकिन दूसरे लम्हे किंग का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और डॉक्टर अमरनाथ चटकता हुआ उछलकर नीचे कालीन पर जा गिरा। उसके नीचे गिरकर उठने की कोशिश की तो किंग की लात हरकत में आई और डॉक्टर एक बार फिर चीख मारकर नीचे गिरा और साकित हो गया। आओ स्टार्क, अब यहाँ कत्ले आम करना पड़ेगा, किंग ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। यहाँ ऑफिस में लेबॉर्ट्री का नक्शा मौजूद होगा वरना हम फंस भी सकते हैं, स्टार्क ने कहा। ओ हाँ, वाकई, 1 मिनट मैं देखता हूँ, किंग ने कहा और मेज की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अचानक बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी और किंग आगे बढ़ने की बजाय तेजी से मुड़कर दरवाजे की साइड में हो गया। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और एक नौजवान जिसने सफ़ेद ओवरकोट पहना हुआ था अंदर दाखिल हुआ। लेकिन अंदर दाखिल होते ही वो बेख्तियार ठटक कर रुक गया। उसकी नज़रें कालीन पर बेहोश पड़े हुए डॉक्टर अमरनाथ पर जमी हुई थी। खबरदार, हाथ उठा लो, किंग ने उसकी कनपटी पर मशीन पिस्टल की नाल लगाते हुए कहा। तो वो नौजवान तेजी से मुड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे वो भी चीखता हुआ उछल कर नीचे गिरा। उसकी कनपटी पर भी किंग का भरपूर मुक्का पड़ा था और नीचे गिरकर वो सिर्फ 1 लम्हे के लिए तड़पा और फिर साकित हो गया। उसके हाथ उकब में बांध दो स्टार्क, किंग ने मेज की तरफ दोबारा बढ़ते हुए कहा। तो स्टार्क ने जल्दी से अपनी बेल्ट खोली और इस बेहोश नौजवान की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से इसके दोनों हाथ उसकी पुश्त पर किए और फिर
बेल्ट की मदद से उसके दोनों हाथ उसके उकम में करके बांध दिए। उसे होश में ले आओ। किंग ने मेज की दराजें खोलकर उनकी तलाशी लेते हुए स्टार्क से कहा और स्टार्क ने झुककर बेहोश पड़े नौजवान के चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद वो नौजवान करहाता हुआ होश में आ गया। उसे उठाकर सामने कुर्सी पर बिठा दो, यहाँ कोई नक्शा नहीं है, अब ये बताएगा सब कुछ। किंग ने दराजों की तलाशी लेते हुए कहा और स्टार्क ने झुककर इस नौजवान को बाजू से पकड़ा और एक झटके से उठाकर उसे एक कुर्सी पर डाल दिया। तुम कौन हो? नौजवान के हलक से डरी डरी सी आवाज निकली। तुम्हारा क्या नाम है? स्टार्क ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। डॉक्टर नारायण, मैं डॉक्टर नारायण हूँ, उस नौजवान ने हकलाते हुए लहजे में जवाब दिया। इसी लम्हे किंग भी मेज के पीछे से निकलकर उसके करीब आ गया। डॉक्टर खान कहाँ है, बोलो? किंग ने मशीन पिस्टल के नाल उसकी पेशानी पर रखकर दबाते हुए कहा। वो तो नीचे इमरजेंसी ब्लॉक में है। मगर डॉक्टर, नारायण ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो लाशऊरी अंदाज में बोल रहा हो। उससे यहाँ कौन बुला सकता है? किंग ने कहा। डॉक्टर अमरनाथ, और कोई नहीं बुला सकता। इमरजेंसी ब्लॉक को डॉक्टर अमरनाथ ही खोल सकता है और कोई नहीं खोल सकता, डॉक्टर नारायण ने कहा। लेबॉर्ट्री में तुम्हारे और डॉक्टर अमरनाथ के अलावा और कितने आदमी हैं और कहाँ कहाँ मौजूद हैं? किंग ने पूछा। बड़े हाल में हैं, काम कर रहे हैं। 18 आदमी हैं, 2 स्टोर में हैं, डॉक्टर नारायण ने जवाब देते हुए कहा। स्टार्क, उसे साथ ले जाओ और सबको कवर करो इस समेत, किंग ने स्टार्क से कहा तो स्टार्क ने अस्बात में सर हिला दिया। चलो मेरे साथ इस हॉल में, और सुनो, अगर तुमने जरा भी गलत हरकत की तो एक लम्हे में गोली खोपड़ी में उतार दूंगा। स्टार्क ने डॉक्टर नारायण को धकेल कर दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कहा। मुझे कुछ ना कहो, मैं कोई गलत हरकत नहीं करूंगा, डॉक्टर नारायण ने खौफजदा लहजे में कहा। बैग तुम्हारी पुश्त पर मौजूद है, स्टार्क, जैसे मौका देखे बेतरीक उसे इस्तेमाल कर देना, किंग ने डॉक्टर नारायण के पीछे जाते हुए स्टार्क से कहा और स्टार्क ने अस्बात में सर हिला दिया। इन दोनों के बाहर निकल जाने के बाद किंग ने अपनी बेल्ट खोली और फिर उसने झुककर फर्श पर बेहोश पड़े हुए डॉक्टर अमरनाथ के दोनों हाथ उसके उकम में करके बांध दिए। हाथ बांधने के बाद उसने डॉक्टर अमरनाथ को बाजू से पकड़ा और एक झटके से उसे उठाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया। दूसरे लम्हे उसने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ों की बारिश कर दी। तीसरे जोरदार थप्पड़ पर डॉक्टर अमरनाथ चीखता हुआ होश में आ गया। उसकी नाक और मुंह के कोनों से खून की लकीरें बहने लगी थी। हमारे साथ ताउन करोगे तो जिंदा रहोगे, किंग ने उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारते हुए कहा। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मत मारो मुझे, कौन हो तुम? डॉक्टर अमरनाथ ने चीखते हुए कहा। सुनो, लेबॉर्ट्री में मौजूद तुम्हारे तमाम आदमी हलाक हो चुके हैं। अब यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा, ये बात अपने जहन में बिठा लो, किंग ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा तो डॉक्टर अमरनाथ का चेहरा हल्दी से भी ज्यादा सर्द पड़ गया। क्या मतलब? क्या तुमने सबको हलाक कर दिया है? सबको? डॉक्टर अमरनाथ ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे किंग की बात पर यकीन ही ना आ रहा हो। हाँ, 18 आदमी हाल में और 2 स्टोर में थे, सब हलाक कर दिए हैं। और ये भी सुन लो कि हमें मालूम हो चुका है कि डॉक्टर खान नीचे इमरजेंसी ब्लॉक में मौजूद हैं और इस इमरजेंसी ब्लॉक का रास्ता सिर्फ तुम खोल सकते हो। बोलो, उसे खोलते हो या फिर तुम्हारे जिस्म के एक एक बोटी अलहदा कर दी जाए, किंग ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। तुम्हें गलत बताया गया है, यहाँ कोई इमरजेंसी ब्लॉक नहीं है और ना ही डॉक्टर खान यहाँ मौजूद है, वो सुबह चला गया है, डॉक्टर अमरनाथ ने कहा तो किंग ने हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल जेब में डाला और दूसरे लम्हे उसकी अकड़ी हुई उंगली लोहे के नेज़े की तरह डॉक्टर अमरनाथ के चेहरे की तरफ लपकी और दूसरे लम्हे कमरा डॉक्टर अमरनाथ की इंतहाई कर्मनाक चीख से गूंज उठा। उसका जिस्म बुरी तरह फड़कने लगा। किंग ने खड़ी उंगली से उसकी आंख में नेज़े की तरह मारी थी। फिर उसने उंगली एक झटके से वापस खींची और उसे डॉक्टर अमरनाथ के लिबास से साफ करना शुरू कर दिया। डॉक्टर अमरनाथ इस दौरान तकलीफ की बेपनाह शिद्दत की वजह से बेहोश हो चुका था। उसकी आंखों में से खून और मवाद मिलकर उसके चेहरे पर बहता हुआ उसके लिबास पर गिर रहा था। किंग ने उंगली साफ की और एक बार फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वो इस सर्द महरी से ये सब कुछ कर रहा था जैसे वो किसी इंसान की बजाय किसी रेत से भरे हुए पोरे पर मशक्क़े सितम कर रहा हो। तीसरे या चौथे थप्पड़ पर डॉक्टर अमरनाथ एक बार फिर चीखता हुआ होश में आ गया। पानी, मुझे पानी दो, मत मारो, मुझे पानी दो, डॉक्टर अमरनाथ ने हिज़यानी अंदाज में कहा। जब तक ताउन नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, इस तरह तुम्हारे जिस्म का एक एक अज़ू ज़ाया और नाकारा कर दिया जाएगा, किंग ने इंतहाई सर्द मेहराना लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैं ताउन करूँगा, मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे पानी दे दो, मैं ताउन करूँगा, डॉक्टर अमरनाथ ने चीखते हुए कहा तो किंग एक तरफ मौजूद रैक की तरफ बढ़ गया जिसमें शराब की बोतलें रखी हुई थी।
उसने एक बोतल उठाई, उसका ढक्कन खोला और फिर बोतल लाकर उसने डॉक्टर अमरनाथ के मुंह में लगा दी। डॉक्टर अमरनाथ इस तरह शराब पीने लगा जैसे सदियों के प्यासे को पानी पीने का मिल गया था। एक चौथाई बोतल जब उसके हलक से नीचे उतर गई तो किंग ने बोतल हटाई और बाकी मांदा शराब उसके और डॉक्टर अमरनाथ की जख्मी आंख और चेहरे पर डाल दी। डॉक्टर अमरनाथ जख्मी आंख पर शराब पड़ते ही दर्द की शिद्दत से एक बार फिर चीख पड़ा, लेकिन जल्द ही वो नॉर्मल हो गया। अब इसका तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ा हुआ चेहरा खासी हद तक नॉर्मल हो चुका था। ये तो अभी ट्रेलर है डॉक्टर अमरनाथ, वरना तुम क्या, तुम्हारी रूह भी सदियों तक चीखती रहेगी। लेकिन इंतहाई सर्द, मेहराना और इंतहाई शफाक लहजे में कहा, वो डॉक्टर खान नीचे है, एमरजेंसी ब्लॉक में, तुम मुझसे ले जाओ मगर मुझे मत मारो। तुम इंतहाई जालिम और शफाक आदमी हो, मुझे मत मारो। डॉक्टर अमरनाथ ने कांपते हुए लहजे में कहा और अब वाकई ये हद से ज़्यादा खौफजदा दिखाई दे रहा था। पहले मुझे तफसील बताओ, किस किस्म का है ये एमरजेंसी ब्लॉक, किस तरफ से उसका रास्ता जाता है और किस तरह खुलता है, जल्दी बताओ। किंग ने उंगली अकड़ाकर उसकी दूसरी आंख के सामने लहराते हुए कहा तो डॉक्टर अमरनाथ ने इस तरह तेज़ी से तफसील बतानी शुरू कर दी जैसे टेप रिकॉर्डर चल रहा हो। वो पूरी तफसील से सब कुछ बताता चला गया। उसी लम्हे स्टार्क कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ? किंग ने स्टार्क की तरफ देखते हुए कहा। ऑल इज ओके, स्टार्क ने जवाब दिया तो किंग मुतमईन होकर दोबारा डॉक्टर अमरनाथ की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने इससे कई सवाल पूछे और जब उसे तसल्ली हो गई कि अब वो एमरजेंसी ब्लॉक खोल देगा, डॉक्टर खान तक पहुंच जाएंगे, तो वो स्टार्क की तरफ मुड़ा। इसका ख्याल रखना, मैं डॉक्टर खान को लेकर आ रहा हूं, किंग ने कहा और तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँच गए हो? डॉक्टर अमरनाथ ने किंग के बाहर जाते ही स्टार्क से मुखातिब होकर कहा। खामोश बैठे रहो, स्टार्क ने उससे झिड़कते हुए कहा तो डॉक्टर अमरनाथ होंठ भींचकर खामोश हो गया। फिर तकरीबन निस्फ घंटे के बाद किंग अंदर दाखिल हुआ, लेकिन वो अकेला था। क्या हुआ बॉस, वो डॉक्टर खान नहीं मिला? स्टार्क ने चौंक कर पूछा। किया है, किंग ने कहा और उसके साथ ही उसने हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल सीधा किया और दूसरे लम्हे ठक ठक की आवाज़ों के साथ ही गोलियां कुर्सी पर बंधे हुए बैठे डॉक्टर अमरनाथ के सीने में घुसती चली गई और डॉक्टर अमरनाथ के हलक में से मुश्किल से ही चीख निकल सकी और फिर वो चंद लम्हे तड़प कर साकित हो गया। किंग ने मशीन पिस्टल वापस जेब में डाला और आगे बढ़कर उसने डॉक्टर अमरनाथ की लाश को खींचकर नीचे कालीन पर डाला और उसकी उकवी तरफ बंधे हुए हाथों से बेल्ट खोलने में मसरूफ हो गया। बेल्ट खोलकर उसने अपनी पतलून पर इत्मीनान से बांधी और फिर इधर उधर सरसरी सी नजरें डालकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ गया। आओ स्टार्क, मैंने फार्मूला हासिल कर लिया है, अब हमें फौरन यहाँ से निकलना है, किंग ने कहा तो स्टार्क सर हिलाता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। आपने डॉक्टर खान को साथ नहीं लिया? स्टार्क ने बाहर जाते हुए कहा। नहीं, उसे हम कहाँ साथ साथ लाते फिरते, मैंने उससे फार्मूला हासिल कर लिया है, बाकी काम हमारे साइंसदान खुद ही कर लेंगे, किंग ने कहा। स्टार्क ने अस्बात में सर हिला दिया। लेबॉर्ट्री के गेट से निकलकर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते इस तरफ को बढ़ गए जिधर से वो यहाँ पहुंचे थे। फिर वो लेबॉर्ट्री के उकबी तरफ पहुंचे थे कि उन्होंने दो लेबॉर्ट्रियों को आने वाली सड़क की तरफ दो फौजी जीपों को तेज रफ्तारी से आते हुए देखा। चूंकि वो बुलंदी पर थे और सड़क वहां से खासी नशीब पे थी, इसलिए दोनों जीपें उन्हें नजर आ गई, लेकिन वो फौरन ही दूसरी तरफ गहराई पर उतरते चले गए जहां से करीब ही उनकी जीप मौजूद थी। जल्दी चलो, मिलिट्री की जीपें जैसे ही लेबॉर्ट्री पर पहुंचेंगी कयामत बर्पा हो जाएगी और पूरे इलाके को घेर लिया जाएगा, किंग ने कहा। स्टार्क ने अस्बात में सर हिला दिया। उन्होंने नीचे उतरने की रफ्तार बढ़ा दी और थोड़ी देर बाद वो गहराई में पहुंच गए जहां उनकी जीप मौजूद थी। बॉस, जीप की तो निशानदही भी हो सकती है, क्यों ना हम यहाँ से पैदल कांदो गांव पहुंच जाएं और वहां से हमें आसानी से सवारी मिल जाएगी, लेकिन हमें रास्तों का भी इल्म नहीं है और सबसे बड़ा मसला यह है कि हमें मुकामी ज़बान भी नहीं आती, स्टार्क ने कहा और थोड़ी देर बाद वो जीप तक पहुंच गए। स्टार्क ने जेब से चाबियां निकाली और जीप खोलकर वो उसमें सवार हो गए। मैंने यहाँ तक पहुँचते हुए ख़ास तौर पर रास्ते की निशानियाँ मार की थी क्योंकि मेरे जहन में ये खदशा मौजूद था कि शायद हमें पूरन को खात्मा करना पड़े, किंग ने ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कहा। स्टार्क घूमकर तेज़ी से साइड सीट पर बैठ गया। किंग ने जीप को बैक करके मोड़ा और फिर तेज़ी से उसी रास्ते में उसने जीप दौड़ा दी जिस रास्ते से वो यहाँ पहुँचे थे, लेकिन ये रास्ता वाकई ही इंतहाई दुश्वार गुजार और ख़तरनाक था, इसलिए किंग को जीप की रफ्तार आहिस्ता रखनी पड़ रही थी। वैसे वो माहिर ड्राइवर था, इसलिए बहरहाल वो इस खतरनाक रास्ते पर जीप को आगे बढ़ाए लिए जा रहा था कि अचानक एक इंतहाई खतरनाक मोड़ काटते हुए उसे पूरी कुव्वत से ब्रेक लगानी पड़ी और उसकी इस तरह अचानक ब्रेक लगाने की वजह से जीप का तवाज़ुन बरकरार न रह सका और वो लड़खड़ाती हुई नीचे गहराई की तरफ गिरने ही लगी थी कि स्टार्क और किंग दोनों ने इंतहाई फुर्ती से छलांगे लगा दी
और फिर वो दोनों ही कलाबाजियाँ खाते हुए अलग-अलग जगहों पर झाड़ियों में जा गिरे। किंग को एक लम्हे के लिए तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में मौजूद तमाम हड्डियां टूट सी गई हों, लेकिन थोड़ी देर बाद जब जिस्म के दौड़ने वाली दर्द की तेज लहरों में कदरे कमी वाक़या हुई तो उसने उठने की कोशिश की और फिर उसे महसूस हुआ कि उसका जिस्म हरकत कर रहा है तो उसे बेपनाह मुसरत का एहसास हुआ। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसी लम्हे उसकी नजरें स्टार्क पर पड़ी जो एक झाड़ी के करीब टेढ़े मेढ़े अंदाज में बेहिस्सो हरकत पड़ा था। जीप कहीं नीचे खाई में गिर चुकी थी, जब यहाँ से नीचे नजर ना आ सकती थी। किंग ने पहले तो स्टार्क को आवाज़ें दी, लेकिन जब स्टार्क की तरफ से कुछ जवाब ना मिला वो तेज़ी से आगे बढ़ा और फिर काफ़ी नीचे उतरने के बाद वो उस जगह के करीब पहुंच गया जहां स्टार्क मौजूद था। थोड़ी देर बाद जब वो स्टार्क के पास पहुंचा तो उसके मुंह से बेइख्तियार एक तवील सांस निकल गया। स्टार्क की गर्दन टूट चुकी थी और वो हलाक हो चुका था। किंग के सहन को शदीद धचका सा पहुंचा और बेइख्तियार स्टार्क के करीब ज़मीन पर बैठ गया। स्टार्क तवील अरसे से उसका दस्ते राज था और स्टार्क की इस तरह अचानक मौत से उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अकेला रह गया हो, लेकिन जाहिर है वो अब स्टार्क को जिंदा ना कर सकता था। इसलिए कुछ देर बैठने के बाद वो उठकर खड़ा हुआ और उसने स्टार्क की लाश को खींचकर सीधा किया। उसकी पुश्त पर मौजूद असले का बैग उसने खोलकर अलहदा किया और फिर लाश को उठाकर उसने नीचे गहराई पर उछाल दिया। जब स्टार्क की लाश उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो उसने एक बार फिर तवील सांस लिया और बैग उठाकर अपनी पुश्त पर बांधा और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। अब उसे पैदल ही किसी न किसी आबादी तक पहुंचना था। उसने रास्ता याद था, इसलिए वो तेज़ी से चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया और तकरीबन 1 घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद वो इस पुख्ता सड़क तक पहुंच गया जहां कांदो गांव की तरफ जाती थी सड़क, और जहां से वो जीप पर इधर आए थे। किंग ने इधर उधर देखा, सड़क खाली थी, लेकिन उसे मालूम था कि किसी भी वक्त इस सड़क पर फौजी जीप पहुँच सकती है। इसलिए वो नीचे उतर गया और फिर सड़क के साथ साथ वो गहराई में सफ़र करते हुए आगे बढ़ता चला गया। फिर तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद वो कांदो गाँव तक पहुँच ही गया। थोड़ी देर बाद वो इस अहाते में मौजूद था जहां पूरन के भाई और बाप रहते थे। उसके अहाते में दाखिल होते ही पूरन का भाई उसे देखकर कमरे से बाहर आ गया। आप अकेले? जीप कहाँ है जनाब? और पूरन वो नहीं आया आपके साथ? पूरन के भाई सूरन ने करीब आकर सलाम करते हुए कहा। पूरन को मैंने अपने साथी के साथ इंतहाई इमरजेंसी काम के सिलसिले में दारुल हुकूमत भेज दिया था। काम ऐसा था कि मैं खुद साथ नहीं जा सकता था। क्या यहाँ से दारुल हुकूमत के लिए किसी सवारी का बंदोबस्त हो सकता है? किंग ने जेब से नोटों की एक बड़ी गड्डी निकालकर सूरन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ओ जनाब, बिल्कुल मिल जाएगी जनाब। सूरन ने नोटों को नदीदों की तरह झपटते हुए कहा। उसके चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात उभर आए। क्या बंदोबस्त हो सकता है? किंग ने पूछा। जनाब, यहाँ एक आदमी के पास जीप है, वो किराए पर देता है, मैं इससे ले आता हूँ जनाब। सूरन ने कहा। जल्दी लेकर आओ, मुझे फौरी रवाना होना है। किंग ने कहा। अभी जनाब, सिर्फ 10-12 मिनटों में जनाब। और सूरन ने कहा और फिर उसे डेरे पर छोड़कर वो तेजी से वापस मुड़ा और डेरे से बाहर निकल गया। किंग ने पुश्त पर लदा हुआ बैग उतारकर एक तरफ रखा और फिर कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला ताकि डॉक्टर यूनुस से हासिल किया हुआ फार्मूला निकालकर वो उसे पूरी तरह हिफाजत से रख ले। लेकिन दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात उभर आए। इसने जल्दी जल्दी सारी जेबों के यक्की बाद दीगरे टटोलनी शुरू कर दी, लेकिन जैसे जैसे वो जेबें देखता रहा था उसका चेहरा तारीक पड़ता चला जा रहा था। फार्मूले की फ़ाइल उसने तह करके अंदरूनी जेब में रखी थी, लेकिन अब ये जेब खाली थी और फार्मूले वाली फ़ाइल किसी भी जेब में मौजूद ना थी। ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये फार्मूला कहाँ चला गया? किंग के जहन में बेख्तियार धमाके से होने शुरू हो गए। अब तो मैं वापस भी नहीं जा सकता। लगता है कि फौजी भी अभी तक लाशें ढूंढने में कामयाब हो चुके होंगे। इतनी देर में? आइए जनाब, मैं जीप लेकर आया हूँ, सूरन ने कहा तो किंग सर हिलाता हुआ उठा और उसने साइड पर पड़ा हुआ बैग उठाया और डेरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद जीप तेजी से दारुल हुकूमत जाने वाली सड़क की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। किंग ने देखा कि सड़क पर फौजी जीपें इंतहाई तेज रफ्तारी से आ जा रही थी। ये क्या हो रहा है? फौजी जीपें बहुत तेज नजर आ रही हैं। किंग ने सूरन से कहा। मालूम नहीं जनाब, वैसे पहले तो इतनी मिलिट्री कभी नजर नहीं आई, सूरन ने जवाब दिया और किंग ने अस्बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 3 घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद वो सारंग शहर पहुंच गए। तो मुझे इस शहर में छोड़कर वापस चले जाओ, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं यहाँ से दारुल हुकूमत खुद चला जाऊँगा। किंग ने अचानक कहा। कहाँ उतारूँ आपको? सूरन ने कहा। किसी होटल के सामने उतार दो, किंग ने कहा और सूरन ने अस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उसने एक बड़े से होटल के गेट के सामने जीप रोक दी। जनाब,
आपकी बकाया रकम। सूर्य ने जेब में हाथ डालते हुए कहा, ये भी तुम रख लो, किंग ने कहा और बैग लेकर वो नीचे उतर गया। सूर्य ने उसे इंतहाई मौतबाना अंदाज में सलाम किया और जीप आगे बढ़ाकर ले गया। किंग बैग उठाए इस वक्त तक वहां खड़ा रहा जब तक जीप आगे जाकर मुड़ नहीं गई। उसके बाद किंग तेजी से पैदल चलता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो मेन मार्केट में पहुंच गया। एक स्टोर से उसने अपने साइज का नया लिबास खरीदा और उसे पैक करा के वो बाहर आ गया। फिर एक जनरल स्टोर से उसने कॉस्मेटिक्स के नाम से ऐसा सामान खरीद कर पैक करा लिया जिसे वो आसानी से मेकअप कर सकता हो। को उसे मालूम था कि लेबोरेटरी में कोई ऐसा आदमी जिंदा नहीं बचा जो उसका हुलिया बता सके, लेकिन हो सकता है कि फौज कांदू गांव में पहुंच जाए और फिर वहां सूरन और उसके बाप के साथ साथ दूसरे लोग भी उसके मुतल्लिक मालूमात फौज को मुहैया कर सकते हैं। इसलिए उसने लिबास और चेहरा बदलने का फैसला कर लिया। सामान लेकर वो मेन मार्केट से निकला और फिर उसने एक दुकानदार लड़के से किसी कॉलोनी का पता पूछा जहां उसे किराए पर कोठी मिल सके। जनाब, यहाँ से करीब एक नौ तमीर शुदा कॉलोनी है जनाब, वहाँ कई कोठियाँ खाली हैं जनाब, दुकानदार लड़के ने उसे समझाते हुए कहा और किंग ने उसका शुक्रिया अदा करके इस कॉलोनी की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो इस कॉलोनी में पहुंच गया। ये वाकई ही नौ तामीर शुदा कॉलोनी थी और कई कोठियाँ तो अभी ज़ेरे तामीर थी। उसे किसी ऐसी कोठी की तलाश थी जिस पर किराए के लिए खाली का बोर्ड मौजूद हो और फिर थोड़ी देर बाद वो ऐसी कोठी तलाश कर लेने में कामयाब हो गया। कोठी का फाटक बंद था और इस पर ताला लगा हुआ था। बाहर किराया के लिए खाली का बोर्ड लगा हुआ था जिसके नीचे राब्ते के लिए पता भी दर्ज था। किंग इस कोठी में उकबी सिमत पहुंच गया और फिर चंद लम्हों बाद वो उकबी दीवार फांद कर कोठी में दाखिल हो गया। कोठी वाकई खाली थी लेकिन उसमें ज़रूरी फर्नीचर और सामान मौजूद था। किंग ने एक बाथरूम को चेक किया, उसमें से पानी मौजूद था और आईना भी। उसने अपना लिबास उतारा और पहले गुस्ल किया। उसके बाद नया लिबास पहनकर उसने आईने की मदद से मेकअप किया। तकरीबन 1 घंटे बाद जब वो बाथरूम से बाहर आया तो ना सिर्फ उसका लिबास बदल चुका था बल्कि उसका चेहरा और बालों का रंग तक तब्दील हो चुका था। पहले वाले लिबास से करेंसी और दूसरा सामान उसने अपनी जेबों में रख लिया। असले का बैग, अपना पुराना लिबास और मेकअप के लिए इस्तेमाल शुदा सामान उसने वहीं छोड़ दिया और एक बार फिर छोटी सी उकबी दीवार फांद कर वो कोठी से बाहर आ गया। अब इस नए हुलिये में वो इत्मीनान से किसी होटल में जाकर ठहर सकता था। उसे यकीन था कि फार्मूले की फाइल जहां गिरी हुई है वहां कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जहां जीप गिरी थी वो जगह वहां से काफ़ी दूर थी। इसके ख्याल के मुताबिक फार्मूला जहां भी गिरा होगा वहां महफूज रहेगा और वो हालात ठीक होते ही वहां से फार्मूला हासिल करके इत्मीनान से ऑस्ट्रेलिया वापस चला जाएगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस के खसूसी मीटिंग हॉल में इस वक्त कुर्सियों पर 4 अफराद मौजूद थे, जिनमें से एक काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ शागुल, मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ कर्नल जोशी, मिलिट्री के माउंटेन सेक्शन का चीफ कर्नल मल्होत्रा और सेक्रेटरी दिफा सर चोपड़ा भी मौजूद थे। और उसके सामने मौजूद 2 ऊंची पुश्त वाली कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। वो सब खामोश बैठे हुए थे। शागुल को अचानक कॉल करके इस मीटिंग में फौरी पहुंचने का कहा किया, इसलिए शागुल ने यहां आने के बाद दूसरों से इस मीटिंग के बारे में पूछने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने कोई जवाब ना दिया था, इसलिए वो भी खामोश होकर बैठ गया था। चंद लम्हों बाद कोने में मौजूद वज़ीर आज़म के लिए मखसूस दरवाज़ा खुला और फिर सदर मुमलिकत अंदर दाखिल हुए तो वो भी सब इख्तियार चौंक पड़े। सदर के पीछे वजीर आज़म थे, जिनका चेहरा कदरे लटका हुआ सा दिखाई दे रहा था। शागुल प्राइम मिनिस्टर हाउस की मीटिंग रूम में सदर की शमूलियत से बेइख्तियार ठटक गया। उसे मालूम था कि सदर इंतहाई अहम तरीन मामलात में ही प्राइम मिनिस्टर हाउस की मीटिंग में शामिल होते हैं, वरना आम मामलात में तो प्रेसिडेंट हाउस में ही मीटिंग कॉल कर ली जाती है। शागुल और सेक्रेटरी दिफा सर चोपड़ा ने सदर और वजीर आज़म को सलाम किया, जबकि कर्नल जोशी और कर्नल मल्होत्रा दोनों ने फौजी अंदाज में सल्यूट किए। तशरीफ रखें, सदर ने कहा और फिर सदर और वजीर आज़म अपने लिए मखसूस कुर्सियों में बैठ गए तो वो सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप हालात बताएं, सदर ने प्राइम मिनिस्टर से मुखातिब होकर कहा। यस सर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और फिर वो सामने बैठे हुए अफराद की तरफ मुतवज्जा हो गया। काफरिस्तान ने एक अहम दिफाई हथियार बनाने के लिए एक प्लान तैयार किया। इस हथियार में काफरिस्तान की मदद अक़वाम मुत्तहिदा के 2 साइंसदान डॉक्टर समरती और डॉक्टर शुनार ने करनी थी। यह हथियार काफरिस्तानी निसार डॉक्टर समरती की दरियाफ्त कुर्ता मार्सेला रेस पर मबनी था। डॉक्टर समरती उनके साथी डॉक्टर शुनार ने चूँकि ये रेस अक़वाम मुत्तहिदा के तहत रिसर्च करते हुए दरियाफ्त की थी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इन रेस को अमन के लिए इस्तेमाल कराना चाहते थे, इसलिए डॉक्टर समरती खुलकर इस हथियार पर काफरिस्तान में काम न कर सकते थे। अलबत्ता उन्होंने वादा किया था कि इसकी लेबॉर्ट्री कायम होने के बाद वो दरे पर्दा इनके लिए काम करते रहेंगे। लेकिन इस हथियार की तैयारी में एक ख़ास साइंसी रुकावट ऐसी थी जिसका हल एक पाकिस्तानी साइंसदान के पास था। इस पाकिस्तानी साइंसदान का नाम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस खान था। इसने जो फार्मूला तैयार किया था, इस फार्मूले की मदद से
اس ہتھیار بنانے کی رکاوٹ دور کی جا سکتی تھی۔ چونکہ ڈاکٹر یونس سے بات کی گئی، ڈاکٹر یونس سے معاملات طے ہو گئے تو انہیں کافرستان شفٹ کر دیا گیا اور پاک ایشیا میں ان کی موت کو ایکسیڈنٹ کے لیے ذریعے کنفرم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خدشے کے پیش نظر کہ اگر کسی بھی وقت اس انتہائی اہم ہتھیار کی تیاری کے بارے میں پاک ایشیائی ایجنٹ باخبر ہو سکتے ہیں، حکومت کافرستان نے حکومت اپلینڈ سے معاہدہ کیا اور یہ لیبارٹری اپلینڈ میں بنائے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چنانچہ لیبارٹری تیار ہوئی اور وہاں ضروری مشینری بھی نصب کر دی گئی۔ یہ مشینری ڈاکٹر یونس، جسے ہم ڈاکٹر خان کہتے تھے، کی نگرانی میں نصب ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر خان اس لیبارٹری میں موجود تھے کہ اچانک اطلاع ملی کہ پاک ایشیائی ایجنٹ ڈاکٹر یونس کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ایجنٹ پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس سے تعلق نہ رکھتے تھے، بلکہ ان میں سے ایک ایجنٹ اپلینڈ کا شہری تھا، جبکہ دوسرے کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ اس سے پہلے کبھی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ساتھ نہیں دیکھا گیا تھا، اس لیے یہی سمجھا گیا کہ پاک ایشیا کی ملٹری انٹیلیجنس اس سلسلے میں کارروائی کر رہی ہے۔ اس دوران ملٹری انٹیلیجنس میں ایک خصوصی شعبہ قائم کیا گیا تھا، جس کے فرائض میں کافرستان کے تمام سائنسی دفاعی لیبارٹریوں کی حفاظت تھی۔ اس کا انچارج کرنل نوشاد کو بنایا گیا، جو اس سلسلے میں اکریمیا سے خصوصی تربیت لے کر آئے تھے۔ کرنل نوشاد کے سیکشن نے ان دونوں پاک ایشیائی ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا، لیکن وہ پراسرار طور پر ان کے قبضے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ رپورٹ ملنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اس اہم ہتھیار کو ضائع کرنے کی بجائے اس کا تحفظ اس طرح کیا جائے کہ لیبارٹری کو آف کر دیا جائے، ڈاکٹر خان کی موت ایک بار پھر حقیقی حادثے کے طور پر ظاہر کی جائے اور ڈاکٹر خان کو اس فارمولے سمیت کسی غیر اہم جگہ پر چھپا دیا جائے۔ جب حالات نارمل ہو جائیں تو پھر دوبارہ کام شروع کر دیا جائے۔ چنانچہ اس منصوبے کے تحت کرنل نوشاد نے ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ڈاکٹر خان کی موت ظاہر کر دی اور ڈاکٹر خان کو تعمیر پہاڑیوں میں واقع ایک ایسی لیبارٹری میں پہنچا دیا گیا جہاں لکڑی کے کیڑوں کے سلسلے میں ریسرچ ہوتی ہے۔ اس لیبارٹری کے نیچے ایک خاص بلاک بنا ہوا تھا جس میں ڈاکٹر خان کو پہنچا دیا گیا اور اس بلاک کو سیل کر دیا گیا۔ لیبارٹری انچارج ڈاکٹر امرناتھ کو اس بارے میں علم تھا۔ پھر اچانک کرنل نوشاد اور اس کا اسسٹنٹ کیپٹن سریندر دونوں پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس کے سیکشن نے ایک بار پھر دونوں کی پاک ایشیائی ایجنٹوں کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا تھا۔ کرنل نوشاد نے ان سے ضروری پوچھ گچھ کے لیے انہیں اپنے ایک اڈے میں بنے ہوئے ٹارچنگ روم میں پہنچا دیا اور پھر وہ خود کیپٹن سریندر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد وہ دونوں پاک ایشیائی ایجنٹ کرنل نوشاد، کیپٹن سریندر اور اڈا کا انچارج فوجی سب پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ اڈا خالی تھا۔ جس جیپ میں کرنل نوشاد اور کیپٹن سریندر اس اڈے میں آئے تھے وہ بھی غائب تھی۔ اس کے بعد اطلاع ملی کہ کرنل نوشاد کی رہائش گاہ پر موجود ملازم کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کرنل نوشاد کی فیملی آبائی گاؤں گئی ہوئی تھی اور رہائش گاہ پر صرف ان کا ایک ملازم موجود تھا جسے ہلاک کر دیا۔ رہائش گاہ کی باقاعدہ تلاشی لی گئی اور کرنل نوشاد کا وہ کمرہ جسے وہ آفس کے طور پر استعمال کرتے تھے، اس کا تالا فائرنگ کر کے توڑا گیا تھا۔ اس آفس کی تلاشی کے دوران کرنل نوشاد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ڈائری ملی جس میں یہ درج تھا کہ ڈاکٹر خان کو تعمیر پہاڑی والی لیبارٹری میں پہنچا دیا گیا ہے، جس کا انچارج ڈاکٹر امرناتھ ہے۔ لیکن یہ عام سی بات تھی، اس لیے میں نے اس پر اتنا زور فیصلہ کیا کہ اس لیبارٹری کے گرد ملٹری انٹیلیجنس کی سیکیورٹی سیکشن کو پھیلا دیا جائے تاکہ غیر متعلقہ افراد وہاں تک پہنچ نہ سکیں۔ اس دوران کرنل نوشاد اور کیپٹن سریندر کی مسخ شدہ لاشیں کوٹھی کے تہہ خانے سے دستیاب ہو گئی۔ کوئی ان دونوں کے چہرے پر بری طرح مسخ کر دیے گئے تھے، لیکن مخصوص نشانیوں کی مدد سے انہیں پہچان لیا گیا۔ چنانچہ فوری فیصلہ کیا گیا کہ ڈاکٹر خان کو اس لیبارٹری سے ہی نکال لیا جائے اور اسے ملٹری انٹیلیجنس کی تحویل میں رکھا جائے۔ چنانچہ ملٹری انٹیلیجنس کی ایک ٹیم کرنل جوشی کی سربراہی میں لیبارٹری میں گئی تاکہ وہاں سے ڈاکٹر خان کو لے کر وہ اسے ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دیں۔ لیکن جب یہ ٹیم اس لیبارٹری میں پہنچی تو وہاں حالات بدل چکے تھے۔ وہاں کے حالات اور مزید کارروائی کے بارے میں اب کرنل جوشی بتائیں گے۔ پرائم منسٹر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو کرنل جوشی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جناب، جب ہم ٹیم سمیت وہاں لیبارٹری میں پہنچا تو گیٹ کے باہر دربان تک موجود نہ تھا، اور جب ہم لیبارٹری میں داخل ہوئے تو وہاں قتل عام ہو چکا تھا۔ آفس میں ڈاکٹر امرناتھ، ان کے پرسنل سیکریٹری کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد لیبارٹری ہال سے پہنچے تو وہاں 18 افراد کی لاشیں پڑی ہوئی ملی جنہیں انتہائی سفاکی سے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ 2 افراد کی لاشیں سٹور اور ہال کے درمیانی حصہ میں پڑی ملی۔ ہم نے ایمرجنسی پر بلاک چیک کیا تو وہاں ڈاکٹر خان کی لاش پڑی ہوئی ملی۔ اس پر انتہائی غیر انسانی تشدد کیا گیا تھا۔ وہاں کی تلاشی لی گئی لیکن وہاں سے کسی قسم کا کوئی فارمولہ نہ مل سکا۔
ہم نے ملٹری کو کال کیا اور ارد گرد کے علاقے کی چیکنگ کرائی تو لیبارٹری کے قریب ہی ایک کھائی میں سے 2 گارڈز اور ایک مقامی آدمی کی لاشیں ملی، انہیں بھی گولیاں ماری گئی تھی۔ پھر چیکنگ کا دائرہ دور دور تک وسیع کیا گیا۔ لیبارٹری کے عقبی طرف کافی دور ایک کھائی میں سے ایک ایکریمی کی لاش پڑی ہوئی ملی۔ اس کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک جیپ کا ڈھانچہ بھی ملا۔ جیپ بلندی سے پھسل کر نیچے گری تھی اور اسے آگ لگ گئی تھی، لیکن وہاں قریب سے کوئی زندہ آدمی دستیاب نہ ہوا۔ مزید انکوائری پر پتہ چلا کہ یہ جیپ سارنگ میں ایک ٹریولنگ ایجنسی کی ملکیت ہے۔ اس ٹریولنگ ایجنسی سے معلوم ہوا کہ 2 ایکریمی، جن میں سے ایک کا نام کنگ اور دوسرے کا سٹاک بتایا گیا تھا، انہوں نے شکار اور تفریح کے لیے جیپ، اسلحہ اور دوسرا سامان حاصل کیا تھا، اور ایک مقامی آدمی پورن، جو لیبارٹری کے قریب ایک گاؤں کاندو کا رہنے والا تھا، بطور گائیڈ ان کے ساتھ کیا تھا۔ پھر یہ بات معلوم ہو گئی کہ لیبارٹری کے ساتھ کھائی میں سے ملنے والی لاش اس گائیڈ کی تھی جس کا نام پورن بتایا گیا، اور جس ایکریمی کی لاش ملی وہ ان دونوں ایکریمیوں میں سے ایک تھا اور اس کا نام سٹاک تھا۔ دوسرا ایکریمی غائب تھا۔ کاندو گاؤں سے معلوم ہوا کہ دونوں ایکریمی گائیڈ پورن کے ساتھ وہاں ان کے گھر پہنچے، پھر وہاں سے وہ لیبارٹری کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سڑک پر موجود ملٹری چیک پوسٹ کے انچارج کیپٹن نے بتایا کہ جیپ پر سوار 2 غیر ملکی ایک مقامی پورن آدمی کے نام کے ساتھ لیبارٹری جانے کے لیے وہاں آئے تھے، لیکن وہ انہیں واپس بھیج دیا گیا اور جیپ سمیت وہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئے۔ کاندو گاؤں سے اس گائیڈ پورن کے بھائی سے مزید معلومات ملی کہ ان میں سے ایک ایکریمی، جس کا نام کنگ تھا، اکیلا پیدل ان کے گھر پہنچا۔ اس نے بتایا کہ اس کا ساتھی جیپ میں سوار ہو کر پورن کے ساتھ دارالحکومت چلا گیا ہے اور اب اس نے بھی دارالحکومت جانا ہے۔ چنانچہ پورن کا بھائی سورن اس گاؤں کے ایک آدمی سے جیپ کرائے پر لے آیا اور وہ ایکریمی، جس کا نام کنگ تھا، اس جیپ میں سوار ہو کر سارنگ شہر پہنچا تو اس نے دارالحکومت جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور سورن اسے وہاں ایک ہوٹل کے سامنے ڈراپ کر کے واپس گاؤں آ گیا، لیکن اس ہوٹل میں اس ایکریمی کو نہیں دیکھا گیا اور تب سے وہ ایکریمی اب تک غائب ہے۔ پورے ملک میں اس کی تلاش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ کرنل جوشی نے تفصیل بتاتے ہوئے اور پھر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مختصر یہ کہ ڈاکٹر خان کو ہلاک کر چکا ہو گئے ہیں، فارمولہ غائب ہے۔ اس طرح کافرستان کا یہ انتہائی اہم مشن ایک لحاظ سے اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، لیکن اس میں 2 باتیں انتہائی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کنگ اور سٹاک دونوں کی قد و قامت ان 2 پاک ایشیائی ایجنٹوں سے یکسر مختلف ہے جنہیں پہلے کرنل نوشاد نے گرفتار کیا تھا۔ اس لحاظ سے یہ دونوں غیر ملکی ان سے علیحدہ شخصیتیں ہیں۔ اور دوسری اہم بات جو ان قوتوں کے بارے میں معلوم ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ دونوں انہی ناموں، انہی حلیوں میں پاک ایشیا سے کافرستان آئے اور پھر کافرستان سے اپلینڈ گئے۔ اپلینڈ میں شاید یہی دونوں ایکریمین ماہرین کے روپ میں لیبارٹری پہنچے، کیونکہ لیبارٹری کے زہریلے مواد کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایکریمیا سے 2 ماہرین طلب کیے گئے تھے جنہیں لیبارٹری میں جانے کے لیے اسپیشل پرمٹ دیے گئے۔ لیبارٹری میں موجود افراد کے مطابق یہ دونوں ماہرین اس قدر لیبارٹری پہنچے جب ڈاکٹر خان لیبارٹری سے جا چکے تھے اور ان کی حادثاتی موت کا اعلان ہو چکا تھا۔ یہ دونوں وہاں ایک رات رہے اور پھر واپس اپلینڈ دارالحکومت چلے گئے، لیکن اس کسی کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے دونوں ماہرین اپلینڈ پہنچنے کے بعد غائب ہو گئے ہیں اور اب تک ان کا پتہ نہیں چل رہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں کنگ اور سٹاک ان ماہرین کے روپ میں ہی لیبارٹری گئے۔ ان میں سے سٹاک کی لاش مل گئی ہے لیکن کنگ غائب ہے، اور ماہرین نے جو رپورٹ مجھے پیش کی ہے اور اس میں اس واردات کا جو تجزیہ کیا گیا ہے، اس کے مطابق یہ دونوں غیر ملکی پورن کے ہمراہ چیک پوسٹ سے واپس ہو کر کسی اور راستے سے لیبارٹری پہنچے۔ اس پورن کو مسلح دربانوں سمیت مار کر کھائی میں پھینک دیا گیا، پھر ان دونوں نے لیبارٹری میں قتل عام کیا۔ ڈاکٹر امرناتھ پر تشدد کیا گیا اور اسے ایمرجنسی ہلاک کھلوایا گیا۔ وہاں ڈاکٹر خان سے فارمولہ حاصل کیا گیا اور ڈاکٹر خان کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر وہ دونوں اس جیپ کے ذریعے واپس جانے لگے تو جیپ پھسل کر نیچے گر گئی اور ان میں سے کنگ بچ جانے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ سٹاک کھائی میں گر کر گردن ٹوٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ پھر یہ کنگ واپس کاندو گاؤں پہنچا اور وہاں سے جیپ میں سوار ہو کر سارنگ شہر پہنچا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ کنگ اور سٹاک کے بارے میں مزید جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق ان کا تعلق ایکریمیا سے نہیں بلکہ سٹالیا سے ہے، اور یہ دونوں سٹالیا کی ایک سرکاری ایجنسی سے وابستہ ہیں۔ سٹالیا میں ہمارے ایجنٹوں نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق سٹالیا بھی اس ہتھیار پر کام کر رہا ہے اور اس سے بھی ڈاکٹر خان کا فارمولہ چاہیے۔ سٹالیا حکومت نے ڈاکٹر خان سے رابطہ کیا، لیکن ڈاکٹر خان چونکہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا اس لیے اس نے انکار کر دیا، جس پر سٹالیا حکومت نے انہیں 2 ایجنٹوں کو بھیجا اور انہوں نے یہ واردات کی۔ وزیر اعظم نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ سارا ٹاسک چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی کھل کیا ہے اس لیے مجھے اس بارے میں کوئی رپورٹ نہ تھی۔
اب جب مجھے رپورٹ دی گئی تو میرے کہنے پر یہ ہنگامی میٹنگ کال کی گئی۔ صدر نے کہا، جناب اس کا تو مطلب ہے کہ اس واردات میں پاک ایشیائی ایجنٹس شامل نہیں تھے، جبکہ پہلے یہ بتایا ہے کہ پاک ایشیائی ایجنٹوں کی وجہ سے یہ ساری کارروائی کی گئی ہے۔ پھر وہ پاک ایشیائی ایجنٹ اچانک غائب ہو گئے اور ان کی جگہ آسٹریلیا کے ایجنٹوں نے لے لی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ سیکریٹری دفاع سر چوپڑا نے کہا۔ Like, comment, share, press the bell icon.